हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ एनलाइटेंड आईएएस एकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे और छत्तीसगढ़ एंड यूनियन बजट इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है अब छत्तीसगढ़ के हर डिस्ट्रिक्ट के हर बुक स्टोर्स में। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप अभी तक ले चुके होंगे, और नहीं लिए हैं तो जा करके जल्द से जल्द ले लीजिए, क्योंकि हम इस वीडियो में, इस इकोनॉमिक सर्वे की वीडियो सीरीज़ में जो बताने जा रहे हैं वो उस बुक के बेसिस पर ही सारे कंटेंट्स को यहाँ पर डिलीवर किया जा रहा है। ये जो बुक है ये आपके लिए हेल्पफुल होगा फॉर द स्टेट सर्विस एग्जामिनेशंस, प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ, दोनों प्रीलिम्स और मेंस बोथ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे डिज़ाइन किया गया है। इसके बाद स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन, फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन जिसमें एसीएफ रेंजर के जो पोस्ट्स आते हैं, सीजीएसआई भर्ती जो अभी पिछले 5 साल से रुका हुआ है, जिस पर अभी मेंस का डेट कभी भी आ सकते हैं, उसके लिए हेल्पफुल होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हेल्पफुल होगा। पटवारी आरआई, पटवारी रेवेन्यू इंस्पेक्टर, एडीओ, एबीओ, असिस्टेंट डेवलपमेंट एक्सटेंशन ऑफिसर, असिस्टेंट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, हॉस्टल वार्डन एंड वेरियस अदर एग्जाम्स ऑफ छत्तीसगढ़ व्यापम। छत्तीसगढ़ व्यापम के जितने भी अलग अलग जो एग्ज़ाम्स आते हैं, एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं, उनमें ये हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो आप इसे जल्द से जल्द जाकर के ले लीजिए और कोशिश कीजिए कि इसे जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ टाइम्स आप रिवाइज़ करेंगे आपके लिए उतना बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ये चुनावी साल है। हम सबको पता है कि दिसंबर में हमारे यहाँ चुनाव हैं। आचार संहिता लगने से पहले, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इम्प्लीमेंट होने से पहले देखिए वैकेंसी इस साल आने ही आने हैं, क्योंकि ये चुनावी साल है। तो इसलिए आप पहले से इसे ले लीजिए और तैयारी अपना कंटिन्यूसली जारी रखिए। चलिए आज के हम इस सेशन को शुरू करते हैं। यहाँ पर सामने में इंडेक्स है हमारा, जो कि इस पूरे बुक के कंप्लीट एक सारांश को दर्शाता है, जिसमें हमने सबसे पहले पेज पे रखा है जो सीजीपीएससी इस साल क्वेश्चन पेपर प्रीलिम्स में पूछा गया था, उसके क्वेश्चंस जो इकोनॉमिक सर्वे पे बेस्ड थे। जैसे मैंने बताया पहले कि 8 से 10 क्वेश्चंस इकोनॉमिक सर्वे से डायरेक्ट पूछा गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, खास करके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हमने इकोनॉमिक कंडीशंस एंड ओवरव्यू वाले चैप्टर को बना लिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। पॉपुलेशन पर भी बन गया है। अब आगे के वीडियोस में इन सभी चैप्टर्स को कवर किया जाएगा। आज हम डायरेक्टली मूव करते हैं छत्तीसगढ़ बजट, जो कि है 97 पेज नंबर से 108 तक छत्तीसगढ़ बजट। चलिए हम अपना आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा चैप्टर 17 छत्तीसगढ़ बजट 2023-24, 2023 एंड 24। देखिए, जब भी किसी भी गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो या फिर यूनियन गवर्नमेंट का बजट आता है, तो आप ये मान करके चलिएगा कि जो बजट है वो हमेशा 3 साल का प्रिपेयर किया जाता है। एक होता है प्रीवियस ईयर का, जिसमें हम लास्ट ईयर जितना एस्टिमेट किए थे उसमें से अब हमारा रिवाइज एस्टिमेशन कितना है, प्रीवियस ईयर। उसके बाद होता है एक करेंट फाइनेंशियल ईयर, जिसमें हम इस साल के एस्टिमेशन को शो करते हैं। और फिर होता है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ बजट आया है 2023-24 का, वो यहाँ पर उसके की हाइलाइट्स आपको सामने में दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं की हाइलाइट्स में क्या क्या हैं। रूरल एरिया एंड सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो बजट में प्रोविजंस किए गए हैं वो है सबसे इम्पॉर्टेंट, जो कि अभी सबसे ज़्यादा अभी न्यूज़ गेन कर रहा है, वो ये है अनएम्प्लॉयमेंट अलावेंस ऑफ ₹2500 पर मंथ। इसे ध्यान रखिएगा, कितना रुपीज़ है ये, 2500 रुपये पर मंथ, ₹2500 पर मंथ टू द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड्स। किनके लिए? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड्स, जो भी पढ़े लिखे बेरोजगार युवक हैं उनके लिए ये अनएम्प्लॉयमेंट अलावेंस का प्रोविज़न किया गया है। कितना है अमाउंट? 2500 रुपीज़ पर मंथ। नेक्स्ट है राजीव गांधी किसान न्याय योजना, जिसमें ₹6800 करोड़, ये अमाउंट लगभग 6800 करोड़ रुपए का इसमें प्रोविज़न किया गया है, ताकि जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, उनके साथ जस्टिस किया जा सके, जो कि एक सोशल सिक्योरिटी का एक टॉपिक हो सकता है।
फिर नेक्स्ट है राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, जो ऐसे लेबर्स जो कि कृषि मजदूर जो कि एग्रीकल्चर फील्ड्स में लेबर वर्क करते हैं और उनके पास कोई भी ज़मीन नहीं है, भूमिहीन, विदाउट एनी लैंड, दोज लेबर्स who are indulged in the farming activities but they do not have any land property, उनके साथ ये न्याय होने के लिए योजना को लॉन्च किया गया है। और इसके नाम में ही आपको दिख रहा है कि ये ग्रामीण भूमिहीन लिखा है, तो ये सिर्फ विलेज एरिया की बात की जा रही है। ग्रामीण भूमिहीन यहाँ नाम से ही क्लियर है कि ये विलेज एरिया के लेबर्स के लिए है। उसे अब एक्सटेंड कर दिया है कहाँ, नगर पंचायत तक। अब जो ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर थे उनके लिए जो ये योजना लाया गया था, अब उसे एक्सटेंड कर दिया गया है कहाँ, नगर पंचायत तक भी। तो इसे याद रखिएगा कि अभी एक्सटेंड हो गया है कहाँ, नगर पंचायत के लिए। नेक्स्ट है सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम 43% ऑफ इंक्रीमेंट पर मंथ। देखिए इसमें जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम पेंशन स्कीम चल रहा था उसमें 43% का इंक्रीमेंट किया गया है पर मंथली बेसिस पे, जो कि अब रुपीज़ है 500। इसे ध्यान रखना है कितना इंक्रीमेंट किया गया है इस बार के बजट में, 43% का इंक्रीमेंट। फिर है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, इसके लिए प्रोविज़न किया गया है बजट में ₹38 करोड़, जो बहनें होती हैं। अच्छा, इनमें इन सब के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया या फिर एलिजिबिलिटी कह लीजिए, वो है सिविलियन ऑफ छत्तीसगढ़ या फिर रेजिडेंट ऑफ छत्तीसगढ़, जिनके पास छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल होगा, ये उनके लिए है। इन सब प्रोविजंस का बेनिफिट जो है ये छत्तीसगढ़ डोमिसाइल होल्डर्स ही इसे ले सकते हैं। तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए प्रोविज़न है 38 करोड़ रुपीज़ का। नेक्स्ट अब हम देखते हैं अर्बन एरियाज़ के लिए क्या क्या है प्रोविजंस। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन अर्बन एरियाज़ ₹1000 करोड़, 1000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा अर्बन एरियाज़ में। फिर है लाइट मेट्रो सर्विस फॉर डेली कम्यूट बिटवीन, देखिए दुर्ग और नवा रायपुर के बीच में डेली कम्युनिकेशन के लिए एक मेट्रो रेल सर्विस स्टार्ट किया जाएगा, उसके लिए इस बार के बजट में प्रोविज़न किया गया है। इंडस्ट्रियल पार्क इन अर्बन एरियाज़ के लिए ₹50 करोड़ का प्रोविज़न किया गया है। न्यू थर्मल पावर प्लांट इन कोरबा, देखिए 25 करोड़ का न्यू थर्मल पावर प्लांट कोरबा में इस्टेब्लिश किया जाएगा। ये हैं हमारे की हाईलाइट्स फॉर द अर्बन एरियाज़। अब देखते हैं कि एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर के लिए क्या क्या हाईलाइट्स हैं हमारे पास, जो इस बार के बजट में प्रोविज़न किया गया है। 101 न्यू स्वामी आत्मानंद स्कूल्स, कितने, 101 न्यू स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, इसे सेजेस नाम से भी जाना जाता है ना, इसे ध्यान रखिएगा। गवर्नमेंट सेजेस SAGES, स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट एक्सीलेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, इसका पूरा नाम है, तो इसे सेजेस नाम से भी जाना जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। तो इसमें बोला गया है कि इस बार के प्रोविजन में कि 101 न्यू स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल्स विल बी ओपन, और उनका कॉस्ट क्या होगा, 807 करोड़ रुपीज़। इसके साथ ही 4 न्यू मेडिकल कॉलेजेस इन द स्टेट, 4 न्यू मेडिकल कॉलेजेस बनाए जाएंगे, जैसे कि बिलासपुर में सिम्स है, रायपुर में भी रिम्स है, उसी तरीके से मेडिकल कॉलेजेस बनाए जाएंगे 200 करोड़ रुपीज़ के। फिर आता है डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के लिए 990 करोड़ रुपीज़ का प्रोविज़न किया गया है। इसे ध्यान रखिएगा कि खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के लिए 990 करोड़ रुपीज़ का प्रोविज़न किया गया है। चलिए अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं।
छत्तीसगढ़ जीडीपी एट करेंट प्राइस, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा छत्तीसगढ़ का जो जीडीपी है वो किस तरीके से इंक्रीज होते जा रहा है। हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है वो है 2018-19 से लेकर के 2023-24 तक। फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में जो हमारा जीडीपी, देखिए यहाँ पर ये करंट प्राइस की बात की जा रही है ना, ये जो हमारा डेटा दिया है वो करंट प्राइस पे दिया हुआ है। करंट प्राइस क्या होता है? जो प्राइस एट प्रेजेंट टाइम में मार्केट में अवेलेबल है उसे हम करंट प्राइस कहते हैं। तो एक और होता है फिक्स्ड प्राइस, जो होता है बेसिकली कोई एक पर्टिकुलर ईयर जिसे हम बेस ईयर कंसिडर करते हैं और उस ईयर में जो प्राइस प्रिवेल कर रहा था उसके अकॉर्डिंग हम कंपैरिजन करते हैं, तो वो कहलाता है हमारा फिक्स्ड प्राइस। और एट प्रेजेंट जो हमारा फिक्स्ड प्राइस होगा वो हमेशा बेस ईयर 2011-12 से है। इस पर हमने डिटेल से इस पर वीडियो बनाया है कि कौन रिकमेंड करता है इसको, बेस ईयर कब चेंज किया जाएगा, कैसे चेंज किया जाएगा, ये आप हमारे इकोनॉमिक वाले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पर भी समझिए कि 2011-12 का जो बेस ईयर था उसे चेंज करना था एक्चुअल में 2020-21 में रिकमेंड किया गया कि अभी इसे चेंज नहीं किया जाए क्योंकि बीच में कोरोना आ गया था और 2020-21 में हमारा जो ग्रोथ था वो ऑलमोस्ट स्टॉप हो गया था उस समय, इकोनॉमिक ग्रोथ। इस वजह से अभी इसे चेंज नहीं किया गया है, 2011-12 ही रखा गया है। मे भी 2024-25 से फिर से रिकमेंडेशन आया और इसे चेंज किया जाए। तो जब तक चेंज नहीं हो जाता तब तक हमारा बेस ईयर अभी 2011-12 ही कहलाएगा फिक्स्ड प्राइस के लिए बेस ईयर। और जब करंट प्राइस की बात कर रहे हैं, जैसे कि अभी यहाँ पर इस डेटा में आप देख रहे होंगे, ये हमारा करंट प्राइस 2000 अभी का जो 2022-23 चल रहा है करंट फाइनेंशियल ईयर का। तो हम देख लेते हैं कि करंट प्राइस पे हमारा जो छत्तीसगढ़ का जीडीपी है वो पहले 2018-19 में 327,106 ये था, जो कि अब बढ़ करके 509043 हो गया है। इसमें आपको बीच के ये सारे डेटाज याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस जो इम्पोर्टेंटली है वो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए इतना एस्टिमेट किया गया है और फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का ये रिवाइज्ड एस्टिमेशन है। याद रखिएगा इसे, यहाँ पर जो डेटा दिया है ये रिवाइज्ड एस्टिमेशन है और ये कमिंग फाइनेंशियल ईयर का 2023-24 का ये एस्टिमेट है। फिर हम आगे बढ़ते हैं बजट एस्टिमेट। अभी जो हम देख रहे थे ये छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी का था वैल्यू करंट प्राइस पे। अब हम आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ का बजट एस्टिमेशन। बजट एस्टिमेट 2018-19 में 83,180 था, जो कि अब बढ़ करके 121,500 हो गया है। और ये सारे जो रुपीज़ हैं ये करोड़ में है ना, इन्हें याद रखिएगा। यहाँ पर भी हम जो देख रहे थे ये रुपीज़ इन करोड़ था, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये सारे रुपीज़ इन करोड़ हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी ये रुपीज़ इन करोड़ है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है कि फिस्कल इंडिकेटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसे आप ध्यान रखिएगा और इसे एक बार ज़रूर देखिएगा। क्या क्या हमारा की फिस्कल इंडिकेटर्स, जिसमें हम देखते हैं कि टोटल रिसीट्स क्या कैसे होता है। मैंने बताया था कि इकोनॉमिक वाली वीडियो में रिवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट, इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो क्या आता है हमारा टोटल रिसीट। जितना भी रिवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट होगा उन सबको जब जोड़ देंगे तब हमारा आएगा टोटल रिसीट, बस इतना ही। तो देखिए यहाँ पर टोटल रिसीट में क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर देखिए आपके समझने के लिए हमने यहाँ पर 1A 1B 2A 2B के फॉर्म में, ये दिख रहा होगा आपको, 1A 1B 2A 2B 2C 3 4 के हिसाब से अरेंज किया है और यहाँ पर उसे ब्रैकेट में लिख दिया है कि ये जो अमाउंट है वो कहाँ से डिराइव किया गया है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इसमें देखिए जब हम टोटल रिसीट की बात कर रहे हैं तो इसमें 1A प्लस 1B, 1A है क्या हमारा रिवेन्यू रिसीट और 1B है क्या हमारा कैपिटल रिसीट। इन दोनों को जब हम जोड़े हैं तो बजट एस्टिमेट फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए इतना था, जो कि 2023-24 के लिए इतना होगा। एस्टिमेशन है ये। ठीक वैसे ही रेवेन्यू रिसीट के जो कंटेंट्स हैं, स्टेट ओन रेवेन्यू, रिसीट फ्रॉम गवर्नमेंट, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि 2022-23 का एस्टिमेशन कितना था, 2023-24 का अभी कितना होने वाला है। इसमें
डेटा को हूबहू याद करने के लिए, नंबर वाइज याद करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इसमें सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि प्रीवियस ईयर के बजट एस्टिमेशन में स्टेट से जो रिवेन्यू जनरेट हो रहा था और सेंट्रल गवर्नमेंट से, लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया GOY, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से जो रिवेन्यू रिसीट हुआ था उसमें कौन ज़्यादा है और कौन कम है, बस ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि रिसीट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट के खुद के रिवेन्यू से थोड़ा सा ज़्यादा है, दिखाई दे रहा है 73 का अमाउंट इसमें ज़्यादा है। तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखना है कि पिछले साल 73 से ज़्यादा था हमारा, ये रुपीस करोड़ में है, और इस साल का जो बजट एस्टिमेट है उसमें स्टेट ने एक्सपेक्ट किया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जितना पैसा आएगा उससे ज़्यादा हम रिवेन्यू जनरेट कर लेंगे। यहाँ पर आपको अमाउंट स्पष्ट दिख रहा होगा। कितना अमाउंट ज़्यादा होगा, कितना परसेंट ज़्यादा होगा, याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना याद रखना है कि स्टेट ओन रेवेन्यू 2023-24 के बजट एस्टिमेशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलने वाले रिसीट से ज़्यादा है। बस क्या बोला मैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो भी रिसीट, जो भी पैसे मिलेंगे उसके कंपैरिजन में स्टेट का खुद का रिवेन्यू ज़्यादा क्वांटिटी का होगा। बस ये हमारा 2023-24 के बजट का एस्टिमेशन। फिर देखते हैं हम कैपिटल रिसीट की बात करते हैं। कैपिटल रिसीट में यहाँ पर ऑब्वियसली पिछले साल से इस साल ज़्यादा ही होगा। कितना ज़्यादा होगा ये बिल्कुल याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ इतना देखना है कि टोटल रिसीट में कौन कौन से अमाउंट कवर किए गए हैं। ये रिवेन्यू रिसीट का अमाउंट को हमने कैपिटल रिसीट के अमाउंट से जोड़ दिया है तो हमारा आ गया टोटल रिसीट का अमाउंट। बस फिर आगे आते हैं। अब जब हमने रिसीट की बात की तो एक्सपेंडिचर की भी बात करनी होगी। एक्सपेंडिचर में हमारे पास 2-3 हेडिंग है इंपॉर्टेंट, एक है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक है कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड लोन्स एंड एडवांसेस। रिवेन्यू और कैपिटल का जो डिफरेंस है वो हमने डिटेल से अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है इकोनॉमिक्स वाले, बट यहाँ पर एक छोटा सा ओवरव्यू ये है कि जब भी हमारा कोई भी एसेट का क्रिएशन या फिर लायबिलिटी का क्रिएशन हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा, वो सारा का सारा जब भी हमारा एसेट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, लायबिलिटी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, उसके बेस पे हम कैपिटल और रिवेन्यू, रिसीट और एक्सपेंडिचर को ब्रॉडली हेडिंग्स में कंसिडर करते हैं। इसे आप ऐसे समझिए कि जब भी हम रिवेन्यू की बात करेंगे तो ये वन वे ट्रांसफ़र होगा। वन वे ट्रांसफ़र मतलब कि गवर्नमेंट को जब भी हम टैक्स देते हैं तो गवर्नमेंट वापस से हमें कुछ चीज़ इंस्टेंटली रिटर्न नहीं करती है, वो गवर्नमेंट का वन वे इनकम होता है, वो सब आएगा रिवेन्यू रिसीट में। और ठीक वैसे ही गवर्नमेंट जब एक्सपेंडिचर करेगी ये सोचते हुए कि उसे उसके बदले में कुछ भी नहीं मिलेगा, तब वो उसका होगा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसी का उल्टा कर देते हैं, जब गवर्नमेंट कोई एक्सपेंडिचर करती है ये सोच कर कि उसे कोई ना कोई एसेट क्रिएशन हो रहा होगा या फिर उसका लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा होगा, तो वो कहलाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। और अगर उससे कोई रिसीट हो रहा है जिसके बदले में या तो उसने अपना कोई एसेट बेचा है या फिर उसका कोई देनदारी या फिर क्रेडिट क्रिएशन हो रहा होगा, कोई लोन्स एंड एडवांसेस उसके क्रिएट हो रहे होंगे, उस कंडीशन में उसका कैपिटल रिसीट होगा। बस इसमें इतना ही डिफरेंस है। नॉर्मली आप ऐसे याद रख सकते हैं इसे, वन वे अगर रिसीट है या फिर एक्सपेंडिचर है तो वो रिवेन्यू का होगा। अगर टू वे रिसीट और एक्सपेंडिचर है, टू वे रिसीट या फिर एक्सपेंडिचर, तो वो कैपिटल होगा। बस एकदम लेमन लैंग्वेज में इसे हम ऐसे समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा पिछले साल के बजट में इतना एस्टिमेटेड था, इस साल के बजट में इतना एस्टिमेटेड है, क्वांटिटी याद रखने की जरूरत नहीं है। कैपिटल में कितना था पिछले साल, इस साल, लोन्स एंड एडवांसेस बिल्कुल नहीं याद रखने की जरूरत है। बस यहाँ पर नेक्स्ट जो याद रखने का पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि हमारा रिवेन्यू, यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, हमारा जो रिवेन्यू का अमाउंट है वो सरप्लस में था या फिर डेफिसिट में था, आप यहाँ से देख सकते हैं। रिवेन्यू हमारा सरप्लस में, लास्ट ईयर भी एस्टिमेटेड था 702 करोड़ रुपए का, जो कि इस बार हमने एस्टिमेट किया है कि 3500 का रिवेन्यू सरप्लस होगा। क्वेश्चन में आपको यहाँ से ऐसे बन सकते हैं कि रिवेन्यू सरप्लस है या डेफिसिट है, बस अमाउंट बहुत शायद ही पूछते हैं, बहुत कम ही पूछते हैं, ठीक है। इसी के बाद हम देखते हैं फिजिकल डेफिसिट।
का जो क्वांटिटी है वो माइनस में है। ये देखिए यहाँ पे माइनस में रखा गया है, माइनस प्रीवियस ईयरली वो था 14,600 जो कि इस साल के बजट में एस्टिमेट किया गया है 15,200। ये फिजिकल डेफिसिट जो कि माइनस में, इसे याद रखिएगा। और स्टेट का जीएसडीपी, ये अमाउंट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि ये 4,38,000 के आसपास पिछले साल एस्टिमेट किया गया था, जो कि इस साल 5,09,000 के आसपास एस्टिमेट किया गया है। एकदम एक पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ डेटा याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रख लीजिए कि 5,09,000 के आसपास इस साल का एस्टिमेशन है। बट यहाँ पर का ये जो डेटा दिया है आपको, फिजिकल डेफिसिट एज परसेंट ऑफ जीएसडीपी, जो हमारे जीएसडीपी के रेस्पेक्ट में, ये जो जीएसडीपी आपको दिखाई दे रहा है, इसके रेस्पेक्ट में जो हमारा ये फिजिकल डेफिसिट है वो कितना परसेंट है, ये आपको याद रखना होगा। और यही परसेंट जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर के लिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा -3.33% है। और इसे कम करने की कोशिश की गई है 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में, जो कि है -2.99%। फिर से एक बार, -3.33% प्रीवियस ईयर का एस्टिमेशन था, जो कि इस साल के एस्टिमेशन में है -2.99%। दैट्स इट। इस पूरे टेबल का यहाँ पर यही सार है, जो यहाँ पर आपको लास्ट में इस पॉइंट को आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंटली याद रखना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। फिजिकल एंड रेवेन्यू डेफिसिट विथ रेस्पेक्ट टू जीएसडीपी। यहाँ पर पी का स्मॉल हो गया है, विथ रेस्पेक्ट टू जीएसडीपी। यहाँ पर देखिए जो ब्लू कलर का नीचे वाला जो लाइन है, ये है हमारा ये है हमारा फिजिकल डेफिसिट, ब्लू कलर की लाइन में फिजिकल डेफिसिट। और यहाँ पर आपको मरून कलर का जो लाइन दिख रहा है, ये है हमारा रेवेन्यू डेफिसिट। चलिए देखते हैं। इस पूरे डेटा में आपको इम्पॉर्टेंटली ये देखना है कि कब ये शार्पली डिक्रीज हुआ है। यहाँ पर देखिए 2019-20 में और 2020-21 में उसका डिक्रीजिंग थोड़ा सा कम हुआ है, मतलब कि प्रीवियस ईयर कंपेरिजन में थोड़ा सा इंक्रीजिंग आपको दिखाई दे रहा है, बट अभी भी वो माइनस में है। यहाँ पर ये देखिए, ये रहा, दोनों अमाउंट यहाँ पर माइनस में है। सबसे ज़्यादा कम किस ईयर में है, ये है 2019-20 में। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा लोवेस्ट पॉइंट, इसे बिल्कुल याद रखना है। 2019-20 में अपने लोवेस्ट पॉइंट पे था, कौन सा, फिजिकल डेफिसिट एंड रेवेन्यू डेफिसिट साइमल्टेनियसली। और अब हम इसे आगे बढ़ा रहे हैं 2023-24 के लिए बजट एस्टिमेशन में देख सकते हैं आप, -2.99 है हमारा फिजिकल डेफिसिट। ये हमारा फिजिकल डेफिसिट -2.99, और रेवेन्यू डेफिसिट को हम इस बार हम प्लस में रखने की कोशिश करेंगे, जो कि 0.69 है, यहाँ पर 0.69। और आपको यहाँ पर यह देखना है कि हाईएस्ट किस ईयर में था, जो है कि 2021-22 में, जो हमारा फिजिकल डेफिसिट भी अपने हाईएस्ट पॉइंट पे था, -1.5 था, और रेवेन्यू डेफिसिट भी प्लस में है, यहाँ पर 1.14 प्लस 1.14। ये हाईएस्ट है और ये लोएस्ट है। तो आपको यहाँ पर 3 डेटा याद रखना है। 2019-20 में लोएस्ट था, 2021-22 में हाईएस्ट था, और इस बार हमने फिजिकल डेफिसिट को -2.9 रखने की कोशिश की है, और रेवेन्यू डेफिसिट को 0.69 रखने की कोशिश की है। ये हमारा जीएसडीपी के रेस्पेक्ट में परसेंटेज था, किसका, फिजिकल डेफिसिट का और रेवेन्यू डेफिसिट का। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, हमने इकोनॉमिक वाले टॉपिक में डिटेल से इसे एक्सप्लेन किया है। आप उसे जाकर के जरूर देखिएगा, ताकि आपको ये चीज़ और अच्छे से समझ में आए। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। रिसिट्स, यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट के जो रिसिट्स हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे कि किस किस सेक्टर से। ये वही जो पिछला हमारा जो टेबल था यहाँ वाला, उसी टेबल का पाई चार्ट में रिप्रेजेंटेशन है इस टेबल का। यहाँ पर ये वाला जो टेबल दिख रहा है, इसी का एक नेक्स्ट लेवल का एक्सप्लेनेशन है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ के बजट वाले PDF था, वहाँ से इसे लिया गया है, जिसमें रिसिट्स को यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि रिवेन्यू रिसिट और कैपिटल रिसिट का अमाउंट है और परसेंटेज है। उस हिसाब से फिर हमें यहाँ पर टोटल रिसिट दिखाया गया है।
कितना ये रिसीट है 2023-24 के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2023-24, जिसमें से मैंने बताया था कि स्टेट ओन रेवेन्यू 35% कवर कर रहा है रेवेन्यू रिसीट का, जो हमने पिछले देखा, और स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू का यहाँ पर दिख रहा होगा, टैक्स से हमें ज़्यादा इनकम हो रहा है और नॉन टैक्स से कम हो रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको एनालाइज करना है इस ग्राफ को। इसमें उतना डिटेल से आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रख लीजिए कि रेवेन्यू रिसीट हमारा कितना है और कैपिटल रिसीट कितना है। ऑब्वियसली हमारा जो रेवेन्यू रिसीट है 88% शेयर कर रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 88% टोटल रिसीट में से, और कैपिटल रिसीट का जो शेयर है वो है 12% ओनली आउट ऑफ टोटल रिसीट्स। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सेक्टर वाइज एक्सपेंडिचर, यहाँ पर एक्सपेंडिचर दिया गया है सेक्टर वाइज कि जो एक्सपेंडिचर किया गया है वो किन किन सेक्टर्स में कितना परसेंट किया गया है। ब्रॉडली हमने इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक है सोशल सर्विस सेक्टर के लिए एक्सपेंडिचर है 41%, जो कि सबसे ज़्यादा है सोशल सर्विस एक्सपेंडिचर। फिर है जनरल सर्विस एक्सपेंडिचर जो कि 23% है, और फाइनेंस इकोनॉमिकल सर्विस एक्सपेंडिचर है जो कि 38% है। ये हमारा सेक्टर वाइज एक्सपेंडिचर को डिवाइड किया गया है परसेंटेज में, टोटल एक्सपेंडिचर के रेस्पेक्ट में इसे डिवाइड किया गया है। इसे ध्यान रख लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा शेयर किसका है, सोशल सर्विस एक्सपेंडिचर का। वो जो हम देख रहे थे न्याय योजना एट्सेट्रा एट्सेट्रा, उन सभी योजनाओं में जो सोशल सर्विस के लिए एक्सपेंडिचर किया जाता है उसका शेयर 41% है। चलिए अब हम अपने एक्सपेंडिचर में सेक्टर वाइज देखते हैं कि जो सोशल सर्विस में जो 41% एक्सपेंडिचर किया जा रहा है उसमें भी सबसे ज़्यादा किन के लिए, जनरल के लिए, उसके बाद स्केड्यूल्ड ट्राइब के लिए, और फिर स्केड्यूल्ड कास्ट के लिए एक्सपेंडिचर किया जा रहा है। जो सेक्टर वाइज एक्सपेंडिचर दिया है ये उनके कास्ट के टर्म में दिया गया है। एक है जनरल्स के लिए, फिर सबसे ज़्यादा जनरल्स के लिए, उसके बाद स्केड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, और फिर स्केड्यूल्ड कास्ट के लिए। ये अब हम उसी एक्सपेंडिचर के नेचर को देखते हैं कि ये जो एक्सपेंडिचर का नेचर है वो कैसा है। जो एक्सपेंडिचर किया जा रहा है वो किस किस सेक्टर में कहाँ कहाँ कितना कितना एक्सपेंडिचर किया जा रहा है। यहाँ से आपको दिखाई देगा कि सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर कहाँ किया जा रहा है, ग्रांट्स इन एड, सहायता देने के लिए जो ग्रांट दिया जा रहा है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन ले रहा है 29.01% का। और बीच में कौन कितना ले, अच्छा सैलरी को भी एक बार देख लीजिएगा, इसका भी सेकंड हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन है 25.22% का। इसके अलावा अदर्स में सबसे कम है 4.26%। बाकी बीच का उतना याद रखने के लिए ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रख लीजिए कि सबसे ज़्यादा किसका कंट्रीब्यूशन है, ग्रांट्स इन एड का। मतलब खर्चे जो किए जा रहे हैं वो सहायता देने में ही सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। उसके बाद दूसरा नंबर सैलरी का आता है कि सैलरी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको पेमेंट करने के लिए कितना सैलरीज दिया जा रहा है, वो सेकेंड हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन ले रहा है खर्चे का। और बाकी छोटे मोटे खर्चे को एक साथ एक हेडिंग में अदर्स में कंपाइल कर दिया गया, वो कि जो कि है 4.26%। ये हमारा नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में आगे आते हैं, जो कि है पाई चार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर्स नेचर। जो भी हमने पिछला जो डायग्राम देखा उसी के बेस पर इसे बनाया गया है, जो कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट कितना खर्च कर रही है वो है 1,02,501 करोड़ रुपीज़। ये सभी रुपीज़ इन करोड़ है, इसे ध्यान रखना है। और सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का किस में होता है, रिवेन्यू में होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में। जो सबसे पहले टेबल देखे थे बड़ा वाला टेबल, उसमें क्या है ये। और कैपिटल एक्सपेंडिचर उससे कम होता है, और सबसे कम है लोन्स एंड एडवांसेस में। मैंने अभी बताया कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि न कोई एसेट डिक्रीज करता है और ना ही लायबिलिटी इंक्रीज करता है। उसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा कैपिटल में, कि ये या तो एसेट इंक्रीज कर रहा होगा या फिर लायबिलिटी डिक्रीज कर रहा होगा। और रिवेन्यू में ना तो एसेट का क्रिएशन होता है और ना ही लायबिलिटी का डिक्रीमेंट होता है। ठीक है, चलिए
यहाँ पर देख लेते हैं कि मेजर डिपार्टमेंट्स, जो डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के, उनमें से सबसे ज़्यादा और सबसे कम खर्चे कौन करता है। वंस अगेन ये जो रुपीज़ हैं करोड़ में दिए हुए हैं, रुपीज़ इन करोड़ यहाँ पर दिख रहा है आपको। सबसे ज़्यादा है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा, जो एजुकेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराए जाते हैं प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी तक, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, वहाँ सबसे ज़्यादा खर्च हो रहे हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका क्वांटिटी है 19,489 करोड़ रुपीज़, 19,489 करोड़ रुपीज़। उसके बाद सेकंड में है पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो इसमें सबसे ज़्यादा आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा किस में हो रहा है, और सेकंड हाईएस्ट पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, और सबसे कम हो रहा है वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के द्वारा। सबसे कम खर्च करने वाला कौन है, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट। बस इसमें आपको 3 डेटा याद रख लेना है, बाकी ये डेटाज आपको याद रह गए तो बहुत अच्छी बात है, अब बहुत विन विन सिचुएशन में है। अगर नहीं भी होता है तो उतना लोड नहीं लेना है, बस आपको ये याद रखना है कि सबसे ज़्यादा कौन सा डिपार्टमेंट खर्च करता है, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, उससे कम पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, और सबसे कम वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट। बस नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मेडिकल एजुकेशन। मेडिकल एजुकेशन पर गवर्नमेंट क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, और किस किस डिपार्टमेंट में या किस किस सेक्टर्स में, मेडिकल एजुकेशन के सेक्टर्स में कहाँ कहाँ कितना कितना खर्च होने वाला है इस साल का, वो बजट एस्टिमेशन आपके सामने यहाँ पर टेबल में दिया गया है। मेडिकल डेंटल एंड फिजियोथेरेपी कॉलेजेस के लिए 954 करोड़ रुपीज़। उसके बाद यहाँ पर आइए सीधे 9th, मेडिकल हॉस्पिटल एफिलेटेड टू मेडिकल कॉलेजेस, इसके लिए 697। इसमें ये डेटा उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस आप देख लीजिएगा कि मेडिकल एजुकेशन में क्या क्या सेक्टर्स या कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं, इसे ध्यान रख लीजिएगा। जैसे न्यू मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग से है, स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट है, सिकल सेल इंस्टीट्यूट है, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल से है, नेशनल आयुष मिशन है, ये सब जो एक्सपेंस है मेडिकल से रिलेटेड, मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड, उन सब चीज़ों को यहाँ पर कवर किया गया है। इसी के साथ ही हमारा पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट का यहाँ पर डेटा दिया हुआ है, जिसमें यहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंटली याद रखना है कि एग्ज़ाम्स में इसे जनरली पूछा जाता है, पर्टिकुलरली आपको हर एक योजना को भी पूछा जाएगा, खासकर मेंस में, जिसमें देखिए मितानिन कल्याण निधि योजना है, नेशनल हेल्थ मिशन, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, सब हेल्थ सेंटर्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, आईटी सेल्स एंड डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना। इतने सारे स्कीम्स हैं जो कि पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं। जब आप मेंस आंसर राइटिंग करते हैं उस समय पर्टिकुलर किसी योजना के बारे में आपको लिखना हो या फिर इस पूरे हेडिंग के बारे में लिखना हो, और आप लिखते समय इस एस्टिमेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ वहाँ पर अगर लिख के आ जाए तो यकीन मानिए आपका मार्क्स बाकी सब के कंपैरिजन में प्रॉपर आपको एज दिला रहा होगा और आपके मार्क्स ज़्यादा आ रहे होंगे। अगर याद रह जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपकी ब्रेन इतनी शार्प है कि इन सभी क्वांटिटीज़ को हूबहू याद रख ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर उतना ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये स्कीम्स ध्यान में रखना है कि ये सब किसके अंडर आते हैं, पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंडर। दैट्स इट। चलिए अब हम अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि है बेसिकली एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंडर कौन कौन सी स्कीम्स हैं हमारे, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, फसल बीमा योजना, एकीकृत बागवानी विकास योजना, चिराग योजना, गोधन न्याय योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, बोनस टू शुगर कैन फार्मर्स एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। इन सब के लिए कितना कितना बजट एस्टिमेट किया गया है यहाँ पर टेबल में आपको सामने में दिख रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना। हर टेबल में जितना भी डेटा दिया हो उसमें से मिनिमम आप हाईएस्ट और लोवेस्ट इसको जरूर याद रखें। यहाँ पर आपको हाईएस्ट दिख रहा होगा राजीव गांधी किसान न्याय योजना का 6800 करोड़ रुपीज़, और सबसे कम है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो कि 1.51 करोड़ रुपीज़ ओनली। नेक्स्ट हमारा पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंडर जो स्कीम्स हैं
उनके लिए क्या क्या बजट एस्टिमेट किया गया है, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी परब सम्मान निधि, वाटर हार्वेस्टिंग इन ग्राम पंचायत बिल्डिंग्स, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एंड विकास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना एंड MG नरेगा। अगेन इसमें से किस स्कीम में, किस योजना में सबसे ज़्यादा हुआ है और सबसे कम हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3238 करोड़ रुपीस किस में है, प्रधानमंत्री आवास योजना में सबसे ज़्यादा अमाउंट, और सबसे कम यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी परब सम्मान निधि योजना, जो कि सिर्फ 5 करोड़ रुपीज़ है। बस ये दो चीज़ें आपको याद रखना है। यहाँ पर मनरेगा एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रख सकते हैं, 1902 करोड़ रुपीज़ का। यहाँ से आपको 3 डेटा पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से मिल गया, जो कि 3 इंपॉर्टेंट स्कीम्स को कवर करता है। अगेन मेंस में जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको यहाँ से इस टेबल से ये हेल्पफुल मिल सकता है कि इस डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन से स्कीम्स कंसिडर किए जाते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। इसके अंडर में कौन कौन सी स्कीम है हमारे पास, टेबल में सामने में दिखा है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम, 100 आंगनवाड़ी सेंटर्स इन अर्बन एरियाज एंड मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान। देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान किसके अंडर में आता है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर। अगेन इसमें सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम का, जो कि 844 करोड़ का है, और सबसे कम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में 8 करोड़ रुपीज़ का। इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं अपने पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की तरफ। जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है उसके अंडर में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स, कौन कौन सी स्कीम्स अभी ऑपरेट किए जाएंगे इस ईयर में, उनका यहाँ पर डिटेल्स आपको इस टेबल में दिया गया है, जो कि है छत्तीसगढ़ रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ADB असिस्टेड, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा असिस्टेंस मिल रहा है इसके डेवलपमेंट के लिए। कौन सा, छत्तीसगढ़ रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसका अमाउंट है 837 करोड़ रुपीज़। इसे बिल्कुल ध्यान रखिएगा क्योंकि असिस्टेंस कहाँ से मिल रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से। फिर है न्यू रोड्स एंड ब्रिजेस कंस्ट्रक्शन, स्ट्रेंथनिंग ऑफ रोड्स, सेंट्रल रोड्स फंड, कंस्ट्रक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट रोड्स, स्टेट हाईवेज, रोड कंस्ट्रक्शन इन स्केड्यूल्ड कास्ट एरिया, पब्लिक बिल्डिंग्स, जवाहर सेतु योजना, खारून रिवर फ्रंट, रेलवे ओवरब्रिज, रेलवे अंडरब्रिज। इतने सारे प्रोजेक्ट्स, इतने सारे स्कीम्स किसके अंडर आते हैं, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के अंडर। अगेन इसमें जो हाईएस्ट क्वांटिटी है, हाईएस्ट अमाउंट है, जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 837 करोड़ रुपीज़ का, और जो सबसे लोवेस्ट है वो है 10 करोड़ रुपीज़ का खारून रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के अंदर। चलिए अब हम नेक्स्ट आते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है एनर्जी डिपार्टमेंट। इसके अंडर में हमारे पास कौन कौन सी स्कीम्स हैं यहाँ पर देखिए। गवर्नमेंट ग्रांट देती है किनको, सिंगल फेस कनेक्शन वालों को, सिंगल फेस कनेक्शन एंड इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, जो लॉस होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, उन सबको हर्जाना समझ लीजिए, उसकी भरपाई करने के लिए गवर्नमेंट एस्टिमेट करती है, वो है 508 करोड़ रुपीज़, जो कि इस साल का बजट एस्टिमेट है। उसके अलावा सौर सुजला योजना 600 करोड़ रुपीज़, ग्रांट्स इन 5 HP एग्रीकल्चरल पंप्स, जो एग्रीकल्चरल इरिगेशन के लिए 5 हॉर्स पावर तक के जो पंप्स हैं उनके लिए गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है 2900 का। उसके बाद प्रधानमंत्री कुसुम योजना में हम देखते हैं कि 50 करोड़ रुपीज़ है, और रिलीफ टू डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी बल्ब, जो LED बल्ब है ना, LED बल्ब, जो कि सबसे कम
इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। गवर्नमेंट चाहती है कि हर घर में एलईडी बल्ब को प्रमोट किया जाए ताकि हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो उसे डिक्रीज किया जाए, लेकिन जो एलईडी बल्ब है वो नॉर्मल बल्ब के कंपैरिजन में बहुत महंगे होते हैं, तो इसके लिए गवर्नमेंट उन्हें रिलीफ देती है। इसके लिए इस बार का बजट एस्टिमेट किया गया है 1050 करोड़ रुपीज़ का। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एनर्जी डिपार्टमेंट के अंडर के जो स्कीम्स हैं उन्हें याद कर लेने हैं कि ये कौन कौन से हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन है हमारा ग्रांट दिया जा रहा है 5 HP 5 हॉर्स पावर तक के एग्रीकल्चरल पंप्स के लिए, और सबसे कम है प्रधानमंत्री कुसुम योजना के लिए 50 करोड़ रुपीज़। नेक्स्ट हमारा स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट। देखिए, स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए क्या क्या यहाँ पर स्कीम्स हैं, जिसमें है एडवेंचर स्पोर्ट्स एकेडमी का क्रिएशन, हॉकी एकेडमी बनाया जाएगा, फुटबॉल एकेडमी है, बैडमिंटन एकेडमी, मल्लखम्ब एकेडमी। देखिए, जो छत्तीसगढ़ के ट्रेडिशनल गेम्स हैं उनको ज़रूर याद रखिएगा। बाकी जैसे फुटबॉल है, हॉकी है, बैडमिंटन है, ये सब पॉपुलर है, बट छत्तीसगढ़ का अपना खुद का है, जैसे कि मल्लखम्ब, इसे याद रखना है। फिर है टेनिस एकेडमी और एथलेटिक स्पोर्ट एकेडमी। इन सब के एकेडमी के लिए जो बजट एस्टिमेट किया गया है वो सब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है राजीव युवा मितान क्लब। यहाँ पर देखिए, राजीव युवा मितान क्लब सेकंड पॉइंट में यहाँ पर दिख रहा है आपको, जो कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट है राजीव युवा मितान क्लब, जो कि ग्राम पंचायत लेवल से लेकर के डिस्ट्रिक्ट लेवल तक इन सभी क्लब्स का क्रिएशन किया गया है। उसके बाद राजीव युवा महोत्सव 8 करोड़ रुपीज़, शहीद गुंडाधुर आर्चरी एकेडमी एंड कायाकिंग एंड कैनोइंग एकेडमी। उसके बाद है कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू स्टेडियम्स और मिनी स्टेडियम्स, जो अलग अलग डेवलपमेंट ब्लॉक्स में इनका कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। इसी तरीके से स्पोर्ट्स कंपटीशन एट विलेज लेवल एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इनकरेजमेंट टू वुमेन स्पोर्ट्स, ये सब हमारे स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंडर में आते हैं। अगर मेंस में आपसे पूछा जाए कि स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट के द्वारा जो स्टेप्स लिए गए हैं उनका जिक्र कीजिए, तब आपको इन सबको बताना है कि ये इन सभी चीज़ों को इस बार के बजट में कवर किया गया है। अगर आप अमाउंट नहीं भी लिखते हैं कि किसके लिए कितना एस्टिमेशन है, फिर भी आप सिर्फ इन सब के नाम्स भी अगर मेंशन कर देते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर है अर्बन एंड हाउसिंग में जो हमारे स्कीम्स हैं उस पर हमारा इस साल का क्या बजट एस्टिमेट है। जैसे कि नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के लिए 437 करोड़ रुपीज़, सबके लिए आवास योजना, ये प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन का सबके लिए आवास योजना जो है सबसे ज़्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन है इसका 1020 करोड़ रुपीज़ का। और सबसे कम है सिरपुर विकास प्राधिकरण। सिरपुर जो हमारा हिस्टोरिकल साइट है, जिसे हम बहुत अच्छा भी डेवलप करने जा रहे हैं आर्कियोलॉजिकली, ये हमारे लिए हम देखते हैं कि हर्षगुप्त के समय जो हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट गोल्डन एरा जिसे कहा जाता है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए, हर्षगुप्त का, उस समय के बहुत सारे एविडेंसेस, चाहे बुद्धिज़्म से रिलेटेड हो, जैनिज़्म से रिलेटेड हो, या फिर वैष्णविज़्म, सेवाइट सेक्ट, उन सब से रिलेटेड है। ये जो हमारा आर्कियोलॉजिकल साइट है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि टूरिज़्म सेक्टर में, टूरिज़्म इंडस्ट्री को वहाँ पर बहुत अच्छा खासा प्रमोट कर सकता है। इसके लिए बजट एस्टिमेट किया गया है सबसे कम 5 करोड़ रुपीज़ का। और इसी तरीके से अमृत मिशन, स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट मिशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन अर्बन बॉडीज़, तो ये सब आपको याद रखना है कि अर्बन एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट के लिए ये सभी हैं। फिर आते हैं अदर की स्कीम्स की तरफ। अदर की स्कीम्स में जैसे कि बी स्पोक पॉलिसी, ई दृष्टि, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम फॉर फार्मर्स, प्रधानमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना, रिटायरमेंट एंड फैमिली पेंशन, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड, स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, देन हर घर जल, जो कि जल जीवन मिशन के अंडर एक स्कीम है, देन MLA
मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, MPLADs, LADS, एंड देन अनऑर्गेनाइज्ड लेबर वेलफेयर। ये सारे स्कीम्स अदर स्कीम्स हैं जिनका यहाँ पर बजट एस्टिमेट यहाँ पर आपको टेबल में दिखाई दे रहा है। चलिए अब हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि है गवर्नमेंट, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का रूपी कम्स फ्रॉम वाला एक हेडिंग है, जिसमें आपको ये दिखाई देगा कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को पैसे कहाँ कहाँ से मिल रहे हैं। इसे थोड़ा सा जूम कर लिया जाए। ये देखिए, रूपी कम्स फ्रॉम में सबसे ज़्यादा स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू, जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का अपना पैसा जहाँ से आता है, इनकम जहाँ से होता है, उसमें सबसे ज़्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन है स्टेट के खुद का टैक्स रेवेन्यू, जो कि 31% कवर करता है। इसे याद रखना है। और उससे कम है शेयर ऑफ स्टेट इन यूनियन टैक्सेस एंड ड्यूटीज़, जो चाहे GST का हो या फिर अदर रिमिटेंसेस हो, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो मिलती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो रिसीव होता है स्टेट गवर्नमेंट को, उसका शेयर है, उसका कंट्रीब्यूशन है 29%। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, एक स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू और दूसरा रिसिप्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये दो। और तीसरा जो है सबसे कम है रिकवरी ऑफ लोन एंड एडवांसेस, 0.01%, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। इसे याद रखना है। नेट पब्लिक अकाउंट रिसिप्ट से है 3%। बस ये 3-4 डेटा हैं जिसे आपको याद रखना है। बाकी ये अगर आपको याद रह जाए कि नेट पब्लिक डेट कितना % कंट्रीब्यूट करता है, ग्रांट्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सहायता कितना मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और स्टेट ओन नॉन टैक्स रेवेन्यू कितना है। हाँ, यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू का शेयर कितना है और स्टेट ओन नॉन टैक्स रेवेन्यू का शेयर कितना है, कौन ज़्यादा है कौन कम है, ये भी पूछा जा सकता है। बट आपको ये तो बिल्कुल याद ही रखना है कि शेयर ऑफ स्टेट, जो GST में जो शेयर मिलता है, वो यूनियन के टैक्स एंड ड्यूटीज़ से वो 29% है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें सहायता मिल रहा है, ग्रांट्स मिल रहा है, वो 12% है। ये 3-4 डेटाज हैं जिसे आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसके बाद है हमारा रूपी गोश टू। अब हमारा इनकम वाला तो एक पाई चार्ट हो गया। अब दूसरा है हमारा कि पैसा जाता कहाँ है, खर्च कहाँ कहाँ होते हैं, उनका ये डिटेल है। जैसे कि सबसे ज़्यादा पैसा जाता है ग्रांट इन एड, मैंने पहले ही बताया कि सरकार जो पब्लिक को सहायता देती है उसका कंट्रीब्यूशन है 29%, और उसके बाद है सैलरी एंड अलाउंसेस। ये वही टेबल है जो पिछला हमने देखा है, उसी का एक पाई चार्ट में रिप्रेजेंटेशन है। अगर आपको टेबल से याद नहीं रहता है तो एटलीस्ट ये डायग्राम से आपको हो सकता है कि याद रह जाए कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ग्रांट्स इन एड का है 29%, और उससे कम है सैलरीज एंड अलाउंसेस 25%। अगर बात की जाए सबसे कम की, तो वो है इंटरेस्ट पेमेंट एंड पेंशन एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स। गवर्नमेंट जो इस पर खर्च करती है उसका कंट्रीब्यूशन है 6% ओनली। सब्सिडीज़ जनरली पूछा जाता है कि सब्सिडीज़ एक बहुत मेजर पार्ट है, मेजर रोल प्ले करता है सब्सिडीज़, खास करके गवर्नमेंट जो देती है फार्मर्स को, चाहे उनके फर्टिलाइज़र्स के लिए हो या फिर उनके फिनिश्ड प्रोडक्ट्स जो क्रॉप्स हों उनके लिए हो। तो ये है 8% का, इसे बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम इस सेशन को समाप्त करते हैं। वंस अगेन ये आपके सामने एक इन्फॉर्मेशन है कि 15 जून से हमारा न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि लॉन्ग टर्म बैच होगा, जिसमें हम कंप्लीट कवर करेंगे प्री कम मेंस, जिसे हम फाउंडेशन बैच के नाम से जानते हैं। ये बैच हमारा स्टार्ट होने जा रहा है 15 जून को। ये स्पेशली है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। जो हमारे क्लासेस होंगे वो एक्सक्लूसिवली इन इंग्लिश मीडियम होंगे। तो बिल्कुल आप इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक, अपने रिलेटिव तक, और उन्हें बताइएगा कि 15 जून से गांधी चौक के पास बिलासपुर में ये ऑफलाइन बैच स्टार्ट होने जा रहा है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं इस स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।